नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश गुप्ता दोबारा से हाजिर हुआ आपके सामने एक और पुस्तक का सारांश लेके। पुस्तक प्रभात कार्यक्रम है जो भिवानी परिवार मैत्री संघ का है। इस कार्यक्रम को ऑलरेडी 20 दिन हो गए हैं और प्रतिदिन इसमें बहुत ही अच्छी पुस्तकों का सारांश पेश किया जा रहा है। जो हमारी 15 लोगों की एक संगठन है, उसमें सभी लोग बहुत ही अच्छा सारांश दे रहे हैं और सभी को बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है। आज मैं जिस पुस्तक का सारांश लेके आया हूँ आपके समक्ष, उसका नाम है सम साइजेस फिट ऑल। ये पुस्तक एक लेखक जो हैं अखिल गुप्ता ने लिखी है। ये एयरटेल में 25 साल इन्होंने सबसे ऊंचे पद पर काम किया और एयरटेल कंपनी को बहुत छोटे लेवल से बढ़ा के उन्होंने एक ग्लोबल एंटरप्राइज बनाया। पूरे विश्व स्तरीय स्तर पर ही काम कर रही है कंपनी। आज के दिन इसके कम से कम 18 देशों में काम चल रहा है। तो जो अखिल गुप्ता ने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने एक ऐसे हमको कुछ नियम बताए हैं जो हम प्रबंधन के नियम, जिनको हम अनुसरण करके हम अपने कंपनी को भी, अपने व्यवसाय को भी उसी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वैसे तो ये माना जाता था कि हर व्यवसाय में अलग प्रबंधन के नियम हैं, बट उन्होंने अपने तजुर्बे से, जो 25 साल का उनका तजुर्बा था, उसके अनुसार उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हर प्रकार के बिजनेस में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटे शहर में हो बड़े शहर में हो, हर व्यवसाय के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेलिंग हो, चाहे उसमें सभी में ये काम कारगर सिद्ध होंगी, ये जो उन्होंने बातें बताई हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पहला भाग है वो है प्रबंधन के मूलभूत स्तंभ, कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फिर उन्होंने बताया कि संगठन में जो अनुशासन के सामान्य नियम क्या होने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम बहुत जरूरी है कि किस नियम में, किस डिसिप्लिन में काम होगा। तीसरा उन्होंने पुस्तक का भाग बांटा है कि व्यवसायिक संगठन की आदर्श कार्यशैली कि उसकी वे ऑफ वर्किंग कैसे रहेगी, व्हाट शुड बी द नॉर्म्स फॉर वे ऑफ वर्किंग। तो इन्होंने अपनी पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। इस पुस्तक की जो खास बात है, जो इस पुस्तक को बाकी सभी किताबों से अलग करती है, वो है कि जो अखिल गुप्ता है, उन्होंने खुद एक कंपनी को बहुत छोटे स्तर से बड़े स्तर पर किया। बाकी सभी पुस्तकें कोई प्राध्यापक लिखते हैं, कोई प्रबंधन के पंडित लिखते हैं, उनको व्यवहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर तजुर्बा नहीं होता किसी भी कंपनी को बढ़ाने का। वो ज़्यादा किताबी बातें बताते हैं। उनको जो आज की स्थिति में जो एक कंस्ट्रेंट्स हैं, जो मुश्किलें सामने आती हैं मैनेजमेंट में कंपनी को बढ़ाने में, वो उनसे सामना नहीं होता। वो एक ओवरऑल ज़्यादा उनकी ज़मीनी स्तर से जुड़ाव नहीं होता। अखिल गुप्ता एक प्रबंधन के स्टूडेंट भी रहे हैं और उन्होंने इस कंपनी को खुद चलाया है। उन्होंने खुद ये जो सफ़र तय किया है, उसके तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने ये सब बातें इस किताब में लिखी हैं, जो बहुत ही सरल हैं, व्यवहारिक हैं, और इन बातों को हम पूरा तरह फॉलो करके हम अपनी कंपनी को किसी भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज मैं आपको इस पुस्तक की जो मेन कुछ खास बातें बताऊंगा। जैसे उन्होंने जो सबसे पहला है कि प्रबंधन के मूलभूत स्तंभ, उन्होंने ऐसे करके करीब 8 स्तंभ बताए हैं। जो सबसे पहला स्तंभ उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमको अपने व्यवसाय का जो मूलभूत ढांचा डिसाइड करना है कि हमने व्यापार करना है, किस क्षेत्र में करना है। क्या हमने ऑटोमोबाइल में जाना है, क्या जैसे उनकी कंपनी थी टेलीफोन में थी, क्या हमने फर्नीचर बनाना है, क्या हमने कोई लोहे का काम करना है, क्या चीज़ करना है, क्या हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो वो हमने मूलभूत ढांचा हमने डिसाइड करना है। फिर जब हमने मूलभूत ढांचा डिसाइड कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया किस क्षेत्र में काम करना है, फिर उस क्षेत्र में भी हमने ये सोचना है कि इस एक क्षेत्र के लिए हम सभी काम नहीं कर सकते। ये हमको सबसे ज़्यादा सोचना है। कई बार हम उस क्षेत्र में सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र का सभी काम कर लेंगे, उसी से हम पीछे रह जाते हैं और हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। जैसे उन्होंने अखिल गुप्ता जी ने बोला कि जैसे हमने डिसाइड किया कि भाई हमने टेलीफोन में जाना है, तो मोबाइल टेलीफोनी में जाना है। अब कहते हैं उसके भी बहुत अंत थे, क्या हमने CDM में जाना है, क्या हमने GSM में जाना है, क्या हमने डाटा में जाना है। तो उन्होंने उस तरीके से, हमने सबसे पहले ये देखना है कि जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र में कितने तरह के काम हो सकते हैं।
फिर हमने ये डिसाइड करना कि इसमें क्या चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए आज के हमारी क्षमता के अनुसार या आज के मार्केट के हिसाब से। फिर जो उस क्षेत्र में वो नेगेटिव लिस्ट को हम काट दें, जो बाकी बचे काम उनमें से कुछ एक या दो काम करें। आजकल ज़माना विशेषज्ञता का है, उसी से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसी से हम अपना जीवन सुचारू कर सकते हैं, क्योंकि हम कई तरह के काम करेंगे तो उसमें हम विशेषज्ञ नहीं बन सकते और फिर हम बहुत सारे जैसे उस क्षेत्र में जो भी लोग काम करें उसमें से एक होंगे। हम जब विशेषज्ञ होंगे, एक काम को बहुत अच्छे से करें, बड़े पैमाने पर करें, तभी हम अपना नाम और पहचान बना सकते हैं और उस फील्ड में टॉप 10 में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्तंभ उन्होंने बताया कि मूलभूत ढांचा, हमने ये जैसे मैंने बताया निश्चित करना कि क्या नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी बिजनेस की है, सबसे पहले हम ये जाने कि क्या नहीं करना उस क्षेत्र में। उसके बाद हमने ये तय करना कि हम व्यापार को ज्योग्राफिकली कहाँ फैलाएंगे, किस क्षेत्र में लेके जाएंगे। क्या हमने छोटे शहरों में शुरू करना है, क्या बड़े शहरों में शुरू करना है, या अपने जो कारखाना है उसके आसपास का हमारा कार्य क्षेत्र है वो डिसाइड करके, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम करेंगे, उसके बाद ही हम अपना कार्य शुरू करें। तीसरा जो उन्होंने बताया कि जो स्तंभ है वो है कि हमको ये पहचानना है कि हमारा ग्राहक कौन है, कि हमारा जो माल है अगर लग्जरी गुड्स है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही हमारे रिच कस्टमर लेंगे या हमारे मध्यम वर्गीय का प्रोडक्ट है। जैसे मारुति ने अपना वो बेसिक गाड़ी एक अपने मारुति शोरूम से बोलते, जब उन्होंने कुछ हायर लग्जरी कार्स इंट्रोड्यूस की तो उन्होंने उसके लिए अलग शोरूम खोला, क्योंकि उनको ये लगा कि नेक्सा का शोरूम खोला, उनको लगा कि इस शोरूम में हमारी एक हायर जेंट्री आएगी तो उसमें उनको एक भीड़ के साथ नहीं खड़ा करना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, तभी हम अपने डिसीजन का सही जो मूलभूत ढांचा तभी डिसाइड कर सकते हैं। ये स्तंभ जो हैं कई 8-9 स्तंभ हैं। फिर हमको ये पता करना कि हमारे जो काम बढ़ाने की जो गति क्या होगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा। जैसे हमने पहले बड़े शहरों में एयरटेल ने पहले अपना काम एक शहर से शुरू किया, फिर उन्होंने 4 मेट्रो सिटी डिसाइड की, फिर उन्होंने B क्लास टाउन में गए, फिर C क्लास में गए, फिर उन्होंने बाहर अफ्रीकन देशों में काफ़ी एयरटेल ने अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाया। तो उसका गति, हमको जो गति डिसाइड होती है हमारे बेसिक पैरामीटर से, जो KPIs हैं, कि हम ये सोचें कि भाई एक शहर में जब हमारा काम इतने लेवल पर पहुंच जाएगा, इतने करोड़ का हो जाएगा, तभी हम दूसरे शहर की सोचें। उससे क्या होगा कि कभी भी हम आउट ऑफ अपनी चादर से हमारा पैर जो है बाहर निकलेगा। हमने पैर बाहर निकालने के लिए चादर को फैलाना है, फिर अपने पैर पसारना है। तो ये सबसे बड़ी उन्होंने बात बताई है। इसी बात से उन्होंने कहा है जो चौथा स्तंभ है, हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमको सर्विसेज बेचनी है किस दाम में बेचनी है और कितनी कमाई होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे भी बताया कि कई व्यापार ऐसे होते हैं कि जो पहले घाटे में करते हैं लोग, ताकि हम उन कंपटीशन के वो उनसे जुड़ाव हो सके, उनके लेवल पर आ सकें और कुछ ग्राहकों को अपने सर्विसेज की आदत पड़ सके। तो उन्होंने ये भी बताया कि कई जैसे ऑनलाइन कंपनी आजकल ज़्यादातर घाटे में कर रही है कि अपनी ग्राहक की संख्या बना रही है, जैसे ओला है, ऊबर है। तो ये उन्होंने बताया कि ये हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस कीमत में माल बेचना है और कितनी कमाई पर बेचना है। इसी तरह से हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे व्यापार करने का औचित्य क्या है। क्या हमारा प्योरली कमाई करने का औचित्य है, या हमने कुछ हमारे हायर गोल्स भी हैं कि भाई हमने समाज को सही दिशा भी दिखानी है। जैसे आज के दिन मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। आज मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल का जैसे काम शुरू किया, तो उस लोगों ने कहा कि नॉर्मल साइकिल ज़्यादा बिक रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल कम बिक रही है, इसमें तो बहुत कम सेल हुई। मैंने कहा मेरा पर्पज़ सेल का नहीं है, मेरा पर्पज़ है कि समाज को मैंने कहा इस दिशा में लेके जाना है। तो मैंने ये व्यापार किया, इसमें सेल कम हो ज़्यादा। तो व्यापार करने से शुरू करने से पहले हमको उसका औचित्य पता हो कि क्या हमने इससे अपनी किचन का खर्चा चलाना है, क्या इससे हमने अपनी लग्जरी अचीव करनी है या ईगो सेटिस्फाई करनी है, या हमारा कोई हायर गोल भी है इस बिजनेस का। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से उन्होंने फिर ये भी बताया हमको अपने मूलभूत जो ढांचा बनाया व्यापार का, उसमें ये भी डिसाइड करना है कि उसको रिव्यू भी करना है। हर साल कम से कम सालाना एक बार हम जरूर देखें कि जो हमने ढांचा तय किया था उसके जो हमारे टारगेट्स थे, एनुअल प्रोजेक्शन थी, वो अचीव हो रही हैं, या हमारे क्वार्टरली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हमारे जो वीकली एक्शन प्लान थी वो हम फॉलो कर पा रहे हैं, या कोई सरकारी कोई नियम बदला है तो उसके परिप्रेक्ष्य में
हमारी जो एक्चुअल सेल्स फिगर्स आ रही हैं, जो हमारी प्रोजेक्शन थी वो अचीव हुई या नहीं हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने कोई मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना है। जैसे पहले एयरटेल काफ़ी जीएसएम में था, फिर उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे को ब्रॉडबैंड की भी और लैंडलाइन की बहुत अच्छी डिमांड निकल सकती है, तो उन्होंने उसमें मूलभूत ढांचे में अपने बिजनेस मॉडल में चेंज किया और एयरटेल बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट उन्होंने प्रोवाइड किया। इसी प्रकार से हमने जो भी देखना है कि जो, तो इस तरह से पहला स्तंभ है कि बिजनेस का जो ढांचा है। दूसरा जो उन्होंने स्तंभ बनाया है कि हमको ये भी देखना है कि व्यापार में हमारा जो ढांचे को कार्य प्रणाली कैसी होगी। क्या हम सभी जो हमारी व्यापार करने के लिए सामान है वो हम खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। जैसे उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला डिसीजन होता है कि भाई क्या हमने कारखाना किराए पर लेना है या ख़रीदना है, या हमने ऑफिस किराए पर लेना है खरीदना है, या हमने मशीनें किराए पर लेनी खरीदनी है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिपेंडेंस होती है कि हमारा कैपिटल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, हम सभी चीज़ें अपनी खरीदते हैं। और किराए में क्या होता है कि वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव कम होता है, बट हमारा मंथली धीरे धीरे खर्चा जाता है। और हमारे पास ये भी फैसिलिटी होती है, अगर ढांचे में हमने परिवर्तन किया तो हम फटाफट उन किराए की चीज़ों को छोड़ के अपने नए जो बिज़नेस मॉडल है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ हमने खरीदनी है, क्या चीज़ किराए पर। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल लीन से लीन रहे, कि हमारा स्टाफ हम कम से कम एम्प्लॉय करें, बाकी सभी काम हम ठेके पर कराएं। जैसे उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने जब टावर्स लगवाने थे तो उन्होंने अपने स्टाफ से नहीं कराया, वो सभी चीज़ें ठेके पर दी। जो मेंटेनेंस थी टावर्स की, जो उनके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जो भी मेंटेनेंस थी वो सब ठेके पर करते थे। उससे क्या हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन लीड रही, क्योंकि एक बार ही कोई स्टाफ आता है उसको फिर हमारे वो परिवार का सदस्य बन जाता है। फिर हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हो या कोई घटे बढ़े, वो स्टाफ को फिर हम हटाने में हमारे को बहुत तकलीफ होती है और स्टाफ को भी तकलीफ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई सामान हमने खरीदना है, किराए पर लेना है, स्टाफ हमने अपने कर्मचारी से कराना है काम या बाहर के थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से कराना है। तो ये दूसरा स्तंभ है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जो हम करने हैं। तीसरा स्तंभ है जो हमारा है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन, ग्राहक, उसके सेवा देने वाले व्यवसायी, जो हमारे को जो वेंडर्स हैं हमारे, उनके प्रति हमारी सोच क्या है। क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंदुस्तान लीवर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि वो सोचता है कि जो भी उनके स्टाफ आया है उसको उन्होंने निरंतर ट्रेनिंग देके अपग्रेड करना है, ताकि उसका भी स्तर बढ़े, उसकी भी कमाई बढ़े, उसका भी लेवल बढ़े। कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि भाई मेरे पास स्टाफ आया है, मेरे को कमा के दे रहा है, ठीक है, मैंने उसको पढ़ाने में, कोई सिखाने में कोई टाइम नहीं लगाना, जब तक कमाई दे रहा है ठीक है, नहीं तो उसको हमने सेवानिवृत्त कर देना। तो ये हमारी आध्यात्मिक सोच जो है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि कैसे हम सोचते हैं, हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है, स्टाफ के प्रति, हमारे ग्राहक के प्रति क्या। जैसे अगर हमने ग्राहक को सर्वोपरि मानते हैं तो हम ये सोचेंगे कि कोई एक अच्छी चीज़ दें जो इनको लंबे समय तक काम करें, उनको गुड वैल्यू फॉर मनी है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा जो हमारा चौथा स्तंभ है वो हमारा हायरार्की बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी व्यवसाय को बनाए तो हमारा हायरार्किकल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है। जैसे हमारी सरकार में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे मंत्री हैं, फिर उनके नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, तो वहाँ पर भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से एक बिजनेस में भी होना चाहिए जो हमारा हेड है उसके नीचे क्या क्या कार्य क्षेत्र में जो उनके हेड है, फिर उनके नीचे कौन लोग हैं, उनके नीचे कौन लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉप से नीचे तक 7 लेवल होने चाहिए और हर कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि भाई उसको कार्य की आज्ञा कौन देगा, उसके कार्य जो किए उसकी रिपोर्टिंग किसको है, दूसरा उसने जो अपने कार्य पूरे करने हैं वो उसकी टीम क्या है, उससे वो क्या उम्मीद कर सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सबको पता होना चाहिए भाई ये मेरा सीनियर है, ये मेरा जूनियर है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, पूरा होगा, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो ये उन्होंने चौथा स्तंभ बताया। फिर उन्होंने 5वें, 6ठे स्तंभ और 7वें स्तंभ में ये बताया कि हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो हमारी फाइनेंसिंग है, वो सभी चीज़ें कैसे होनी चाहिए।
तो ये बहुत ही मेरे को बुक पसंद आई। इसमें इसको पढ़ के हम अपने किसी भी लेवल पर हमारा व्यापार है उसको हम बढ़ा सकते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे इस सारांश में, लघु सारांश में आपको इस जिज्ञासा बढ़ी होगी इस पुस्तक के बारे में, और आप इसको जरूर खरीदेंगे और इसको पूरा पढ़ेंगे। इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे को कभी भी संपर्क कर सकते हैं।